नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 16 दिसंबर की शिफ्ट 1, 2, 3, यानी कि आज हमारा बिल्कुल एंड हो जाएगा। तो आप लोगों को देखो, जो भी बात करनी होगी पेपर पूरा सॉल्व करके लास्ट में बात करते हैं। और बाकी एक चीज ध्यान रखना, कमेंट करके आपको बताना कि पूरी सीरीज में आपको कैसा लगा, कुछ चीजें नई थी आपके लिए कि नहीं थी, और क्या सजेशन हमारे लिए हो सकता है जो वीडियो में इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सोल्यूशन पीडीएफ वहां पर शेयर कर दूंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखो, ये पहला सवाल है हमारा, कह रहा है बी ए से दोगुना अधिक कुशल कारीगर है और एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? भाई देखो, 16 गुणे में 3 और ए से दोगुना अधिक, यानी कि ये एक रहा होगा, तो आंसर आ गया 48। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, ये दोगुना लिखा होता, दोगुना अधिक के चक्कर में गलती हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखो, ये थोड़ा सा अधिक ना होकर दोगुना कुशल कारीगर ऐसे भी चल सकता है। तो यहाँ पर बी से ए करेंगे तो ए से दोगुना ये हो गया। अब ये दोनों की इफिशियंसी दी गई थी, तो यहाँ पर करेंगे 3 की इफिशियंसी से 16 दिन काम किया, तो ये टोटल 48 काम ये को करना था, आंसर आ गया 48। एक दुकानदार को 15-30 लागत मूल्य वाली कमीज पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ अर्जित हो? तो देखो, ये आंसर कैसे निकालोगे? 85 बराबर में दिया गया था 15-30 और 125 बराबर आपको निकालना था। तो 17 पना 85, 17 ने में 153 हो गया, इधर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 25, 25 ने में 225, आंसर आ गया। इतनी बार आपको बताया, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस, जो भी छूट वाला होता है वो कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाएगा, 85 हो गया। जो भी प्रॉफिट वाला होगा वो मार्क प्राइस के नीचे 125 हो गया। अब इसको रेशियो को बनाना थोड़ी ना सिखाना पड़ेगा भाई, अगर स्टार्टिंग से आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। अब इतना आप सीख गए तो आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। स्टेप्स कटिंग करते जाओ, जहां तक पॉसिबल हो सके, जहां तक आपका दिमाग सोच पा रहा है पहले वहां तक पहुंचो, उसके बाद फिर उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। चलो फिर अगला सवाल। एक कर्मचारी की मजदूरी 20% बढ़ाई जाती है, मूल रूप से वह प्रति सप्ताह 3000 रुपए प्राप्त करता आ रहा है। यदि काम के घंटे 10% कम कर दिए जाएं तो अब प्रति सप्ताह उसकी मजदूरी क्या होगी? अब यहाँ पर देखो, वो देखो 100 कमाता था और 100 घंटे काम करता था, उसकी 20% बढ़ा दी गई, यानी कि ये उसके प्राइस हो गए, ये उनके काम के हो गए। यानी कि 100 अगर 20 बढ़ा दिया गया तो 120 हो गया, 10% कम कर दिया गया यानी कि 90 हो गया। तो इधर 12 ने में 108 हो गया और इधर करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि 2 जीरो इधर भी बढ़ा लो। अब यहाँ पर देखो, रेशियो से ये कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज देखो, 100 बराबर वो कह रहा था कि 3000 वो कमाता चला आ रहा है, तो उसकी नई कितनी हो जाएगी, 108 रुपया हो जाएगी। जीरो से जीरो चला गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 एकम 3, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75 की चाल से, 1000 किलोमीटर की यात्रा जलयान द्वारा 50 किलोमीटर की चाल से, 500 किलोमीटर की यात्रा वायुयान द्वारा 400 की चाल से और 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 की चाल से तय करता है। कुल दूरी की औसत चाल का 60% कितना होगा? यानी कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 600 प्लस का 1000 प्लस का हो गया 500 प्लस का हो गया 400। ठीक है, तो इनको 400 क्यों, 100 होगा, स्पीड लिख दी मैंने। अब यहाँ पर जब देखो टाइम निकालोगे तो टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 600 बटे में 75 हो गया, फिर 1000 बटे में 50 हो गया, 500 बटे में, ये कितनी की चाल से जा रहा था, 500 की यात्रा वायुयान से 400 की चाल से, और 100 ये 50, तो 50 दूनी 100 हो गया। इधर करेंगे अब तो 50 दूनी 120 हो गया, 15 पना 75, 15 चौकू 60 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, तो 20 8 28, 28 हो तो 30 हो गया। और इधर कितना बचा, 5 बटे में 4 बचा, यानी कि 4 तिया 12, 120 हो गया, मतलब 125 बटे में 4 आ गई स्पीड। तो इसको अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर इनको जोड़ दो, 6 1600 हो गया, 16 5 21 और 1 2200 हो गया, तो 2200 125 और ये 4 ऊपर। अब इसका मुझे 60% निकालना था। अगर हम चाहते तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन देखने से ही पता लग रहा है कि 5 4 9 5 4 9 5 3 8 6 5 11 और 7 2 9 8 6 14, और ये दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट लिखे थे, मतलब
सिमिलर हो रहे थे ना बिल्कुल दो ऑप्शन, तो इसलिए वो चेक नहीं किया। ये चीज देखने से ही प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप समझ में आने लगती कि कब चीज वहां पर फॉलो होगी कब नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये 0 हटा दो 2, ठीक है। फिर यहाँ पर कर दो 5 दूनी 10 पचम 25 हो गया। इधर करेंगे तो 12 पंजे 60 होता है। फिर कर दो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, गोड़े में 12 बटे में 25 हो गया। अब यहाँ पर 12 अट्ठे 96 कर दो, फिर हासिल लगा 9, 12 अट्ठे 96, 96 में 9 जोड़ देंगे तो 105 आ गया। अब ये देखो 25 लिखा है, ऐसा करो 4 का नीचे गुणा कर दो, 4 का ऊपर कर दो, तो 4 छंग 24 हो गया, 4 पंजे 20 हो 2 22 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, बटे में 100 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, ये जबकि उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफल का योग 132 है, उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखो 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है, 2 संख्याओं के गुणनफल का योग का मतलब ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ये कह रहा है, बराबर में 132 हो गया। अब हमसे पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। भैया ए प्लस बी प्लस सी, इसका अगर होल स्क्वायर का फार्मूला पता होगा तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। इसको लिखना नहीं था आपको, आपको दिमाग में रहना चाहिए हाँ ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है बस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ है, केवल वैल्यू पुटिंग, यानी कि ये 136 हो गया। इधर करेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 6 4 10 की 0, 6 4 10 की 0 और ये हो गया 4, यानी कि दोनों तरफ अगर हम रूट ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस का b प्लस का c बराबर में 20। अगला सवाल, 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी पानी की एक टंकी में 20 पत्थर डुबोए जाते हैं। यदि एक पत्थर द्वारा जल का औसत विस्थापन इतना मीटर क्यूब है तो टंकी में जल स्तर का उठान कितना होगा। अब देखो अगर हम यहाँ पर लिखते 20 मीटर इंटू में 10 मीटर और इंटू में h, इतनी हाइट तक पानी रहा होगा, तो ये बराबर किसके होगा। ये देखो एक पत्थर होता तो 4 होता, इसमें 20 पत्थर पड़े हुए, यानी कि ये टोटल वॉल्यूम इसके बराबर हो जाएगा। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, h बराबर कितना आ गया 0.4 आ गया, लेकिन सेंटीमीटर में पूछा था तो 100 का गुणा कर दो, आंसर 40 हो गया। अगला सवाल, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियों की औसत आयु 28 वर्ष थी और 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पर देखो 3 वर्ष पूर्व कह रहा पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियां, तो 1 2 और 2 4, यानी कि 2 कितने लोगों का एवरेज दिया था, 4 का 28 दिया था, वो भी 3 वर्ष पहले का। यानी कि अगर प्रेजेंट का लिखोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 31 है प्रेजेंट का। भाई अगर तुम गुणा करते क्या करते कि 28 गुणे में 4 करते, ये सम आ गया 3 साल पहले का, फिर 3 3 जोड़ना पड़ता है कई बार, 4 बार, क्योंकि सबकी आय बढ़ानी पड़ती। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना उस चीज को, हमने 4 साल का एवरेज निकाल लिया, प्रेजेंट में पहुंच गए। अभी ये कब पहुंच गए, प्रेजेंट में पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कह रहा था 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु। देखो 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की, यानी कि 3 लोगों की कितनी थी 20, तो प्रेजेंट में 25 हो जाएगी, 5 जोड़ दिए। समझ गए ना बात को क्या कहना चाह रहा हूं। भाई देखो आप क्या करते, अगर मान लो 20 गुणे में 3 करते तो 20 यहाँ 60 आता है, यहाँ पर 75 आया, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पर 5 वर्ष तीनों की जोड़ दी है, यानी कि ये 75 अब बना, लेकिन हमने वहां से डायरेक्ट कर लिया। तो ये चीज समझ गए, यानी कि 3 लोगों का 25 हो गया। अब एक चीज बताओ, सवाल अगर हम ये लिख दें कि 3 लोगों का एवरेज 25 है, अगर इसमें एक लोग को मिला दिया जाता है तो एवरेज 31 हो जाता है। अब वो मिलाया गया कौन है, भैया पति, ठीक है, उसी को मिलाया गया है। अब यहाँ पर देखो उसके आने से एवरेज बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, यानी कि वो 25 से तो ज्यादा लाया। कितना बढ़ गया भैया 6, कितने लोगों में 4, यानी कि यही 24 ज्यादा लाया, आंसर आ गया 49। अगला सवाल, अब ये देखो ये ऑप्शन सही दिए थे, आपको थोड़ा सा 0 को वैल्यू देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो क्या करो, इनको हटा दो। अब ये जब तक 5 रहेगा ना तब तक आपके 0 कहीं ना कहीं गड़बड़ करते रहेंगे, तो सबसे पहले इसी को हटा देते ना। यहाँ पर किया 5 को 20, अब 20 किया तो गुणे में 0.3 और इंटू में 0.006 हो गया, इंटू में 7 हो गया, तो ये हटा देंगे इससे। पॉइंट के नंबर के बाद 3 नंबर के बाद एक ही ऑप्शन दिया था, आंसर। अगला सवाल, 2 बाधा अनुकूलों के लागत मूल्यों का योग इतना है, एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाए, उनके विक्रय मूल्य एक समान है, तो दोनों का मूल्य बताना था।
अब दोनों में से देखो ऑप्शन हम देख लिया करेंगे, कभी कभी क्या होता है इधर भी 40 लिख देता, मान लो इधर सारे अलग होते, तो हम ये देख लेंगे कि किस पर वो हमको ऑप्शन अलग अलग दे रहा है, तो उस पर पहले निकालना। तो 10% का लाभ का मतलब 10 से चीज 11 में बेचेगी, 20% की हानि का मतलब 5 की चीज 4 में बेचेगी। अब सेलिंग प्राइस दोनों का क्या बोला, समान बोला है, यानी कि इसमें कर दें 4 का गुणा, इसमें कर दें 11 का गुणा, इधर भी 4 का हो जाएगा, इधर भी 11 का हो जाएगा। अब हमें क्या पता हो गया भैया, कॉस्ट प्राइस पता लग गई, इसकी कितनी है 40 है और इसकी कितनी है 55 है। समझ रहे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर भी पता था, दोनों को जोड़ेंगे तो 95, तो 95 बराबर हमको 95,000 दिया था, तो हम 40 बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 40,000। एक ऑप्शन में आ गया तो आंसर लगा दो। अगला सवाल, 50 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य भाग से कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को काटते हुए गुजरती हैं और पार्क के शेष भाग को का उपयोग लॉन के रूप में किया जा रहा है। यदि लॉन का क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर है तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ पर सिंपल सा एक रेक्टेंगल दिया गया था, इसका फार्मूला भी होता है लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे पसंद नहीं वो। अब यहाँ पर देखो ये इस तरीके से था, ये जो भाग बचा है इसका एरिया हमको दे दिया, तो ये लॉन हो गए, ठीक है। इसका एरिया कितना दे दिया था 1125। अब एक चीज बताओ, अगर इसकी चौड़ाई हम x मान लें, ठीक है, तो एक चीज बताओ, जब यहाँ पर अगर इस तरीके से बना दें तो ये तो x चौड़ाई हो गई और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा 50 था और ये पूरा क्या था 30 था, तो ये 30 हो गई। एक कंडीशन हमारी बनेगी इस तरीके से, इसकी चौड़ाई x हो गई, ये 50 हो गया। अब एक चीज बताओ, अगर हम इसमें जोड़ दें इन दोनों का एरिया, यानी कि 30x प्लस का 80x, और यहां से क्या होगा कि ये दोनों तो दोनों में डबल जुड़ गया ना, यानी कि एक बार इसको हटाना पड़ेगा, x हो गया x हो गया, यानी कि ये स्क्वायर बन गया माइनस का x स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा पूरे का एरिया आ गया, यानी कि ये 1500 हो गया। अब इसमें क्या करना था, सिंपल से आपको ऑप्शन से पिक करना था कि क्या आंसर हो सकता है। देखो वो भी आप ऐसे नहीं कि अंधाधुंध कर देंगे, उसको भी थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। 110x हो गया और इधर कर दो 1500 प्लस का x स्क्वायर इधर ले आओ। अब यहाँ पर एक चीज सोचो कि ऑप्शन रखते जाओ, यूनिट डिजिट मिलाते जाओ। 4 रखा तो यहाँ पर 4 का गुणा यहाँ पर 0 आया होगा, जोड़ेंगे तो 5 हो गया, इधर करेंगे तो 4 चौको 16, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यानी कि ये तो खत्म हो गई ना कहानी इसकी, तो 4 वाला तो नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ पर देखो, जैसे ही हमने 10 रखा तो 10 भी 0 दे रहा और इधर 5 दे देगा, क्योंकि यहाँ पर तो 5 आएगा, कितना भी इधर 0 हो जाए, तो ये भी खत्म हो गया। अब 5 का नंबर आएगा तो 5 रखेंगे, इधर तो 0 हो गया, इनको जोड़ा तो 5 हो गया, इधर रखा 55 25 हो रहा, तो 5 इधर भी आ रहा है यूनिट डिजिट, तो काम हो सकता है इससे, ठीक है। अब लेकिन 6 को भी चेक करना पड़ेगा, 6 का रखा तो इधर 0 हो गया, इधर 6 रख के इधर करेंगे तो ये 5 दे देगा, इधर 6 36 इधर 6 यूनिट डिजिट, तो ये कैंसिल आउट। ऐसे कर लेना था आपको, ठीक है। बाकी तो अलग अलग तरीके हैं, ये तो आसान सवाल है। चलो फिर अगला करते हैं। 4500 की एक धनराशि को इतने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में इतने प्राप्त होते हैं, प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। देखो अब यहाँ पर क्या समय निकालना था, वो भी साधारण ब्याज की बात कर रहा था, तो सिंपल सा भैया 4500 गुणे में 4.5 इंटू में t हो गया, बटे में 100 हो गया, बराबर में 81 हो गया। यानी कि यहाँ से देखना 9 पन्ने 45, 9 ने 81, फिर 9 पन्ने 45, 55 25 चौकू 100, कहीं पर 4 आ रहा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, इतना लिखना नहीं पड़ता, अगर मैं होता तो इतना लिखता, मुझे पता 45 बटे 45 करना है, 9 ने 81, 9 पन्ना 45 हो गया, और फिर 9 पन्ना 45 25 चौकू 100, क्योंकि ऊपर दुनिया भर के 0 आने ही आने हैं, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देना पॉइंट वगैरह लगा के दे बढ़िया, तब हम पूरा करेंगे। अगला सवाल, 10,500 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो उसी दर पर वही धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब देखो तिमाही किया जा रहा ना, तो 1 वर्ष में तिमाही की 1 2 3 4 12 महीने बन गए, यानी कि टाइम तो 4 हो गया। अब डिपेंड करता है भाई रेट कैसी आती है, अगर रेट आसान आ गई तब तो ठीक है, अगर रेट कठिन आई फिर तो दिक्कत वाली बात है। चलो देखते हैं, पहले तो इनका डिफरेंस करेंगे। ये तो साधारण ब्याज में थे, यानी कि 0 हो गया, 5 हो गया, 6 से 5 गया, 1 हो गया, ये बन गया। अब 10,500 गुणे में 2 गुणे में r बटे में 100 हो गया, तो ये 0 से 0 चला गया, करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, तो 31 आ गया, 15% आ गया। अब ये तो पूरे 12 महीने की रेट आ गई 15%, 3 महीने की निकालेंगे तो इसका 1 बटे में 4 करना पड़ेगा, तो इसका 15 बटे में
4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो 2-3 तरीके हैं, या तो ट्री मेथड लगा लो या तो आप रेशियो से बनाएंगे, ठीक है। अब ये सवाल क्या ही बताएं, हम तो कुछ कहने लायक नहीं रह गए इसमें। 5 तियां 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 40 दूनी 80, यानी कि 3/80 आई, तो 80 से चीज कितनी हो गई, 83 हो गई। अब पावर में 4 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी पावर में 4 करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज। ये सवाल था ना डायरेक्ट छोड़ने वाला था। अब भाई एक चीज बताओ, ऐसा तो अभी तो देखो कैलकुलेटर निकाल के हम भी कर देंगे एकदम से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। और फिर यहाँ पर अगर इसका तो तुम निकाल लोगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, 8 का 512 करोगे, 12 में उसका गुणा कर दोगे। अब दिक्कत आएगी इसकी पावर 4 निकालने में, कैसे निकालोगे, 2 तक तो ठीक है, चलो 3 पर भी आप संतुष्ट हो जाएंगे, 4 पे क्या दिक्कत होगी। अब मान लो यहाँ पर 83 का किया, तो 83 गुणे में 83, तो 3 3 का 9 हो गया, 8 तियां 24, 8 तियां 24 दूनी 48, हासिल लगा 4 8 2 64, 4 68 हो गया। अब फिर से इसमें 83 का करना है, उसके बाद जब हो जाए फिर से 83 का करना है, यानी कि एक बार 80 प्लस का 3 करोगे, फिर गुणा करने के बाद फिर 80 प्लस का 3 करोगे, यही करते रहोगे क्या। समझ रहे हो ना सवाल किस लेवल का। तो भैया ये एक सवाल आपका पूरे इतनी शिफ्टें मैंने करवा दी, ये लास्ट पेपर आपका होना जा रहा है। अभी आगे का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो केवल एक सवाल ऐसा मिला है जिससे मैं हाथ जोड़ लिया हूँ कि भैया ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है। और ऊपर से ये बोल दिया निकटतम रुपए तक, भैया यूनिट डिजिट से भी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब इसमें आप डिजिटल सम भी नहीं लगा पाएंगे, जिसको आता होगा वो भी लगा के देख लो, तो क्या ही कर पाओगे इतने कैलकुलेटिव सवाल में। अब ट्री मेथड में लगाने के लिए आप लगा सकते हो भाई, देखो यहाँ से क्या करना, मेहनत उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि वो उसको छोड़ दिया जाएगा। चलो देखो एक बार उस पर ट्राई करके देख लें, क्या थोड़ा स्पेस बना लें। तो देखो अब भाई यहाँ पर कितना था, 10,500 था, यही तो था। तो इस पे हम बनाते हैं भैया, थोड़ा 1 सेकेंड रुकना, अरे इतना ज्यादा क्यों, 10,500। अब इस पर 15/4% इसका निकालते हैं, 15/4%, मतलब बटे में 400 हो गया, अभी भी बहुत मोटा है भाई, 1 सेकेंड रुकना, हाँ ठीक है। ये 0 से 0 चला गया, अब इसमें भी गुणा करोगे तो 0.77 लेके चलना पड़ेगा, तो ट्री मेथड भी यहाँ पर फेल हो रहा है एक तरीके से। अब आप क्या करेंगे, इसको सिर्फ कैलकुलेटर से कर लेना, दिल की तसल्ली दे लेना, बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, ये आपको जब नंबर मिलेंगे ना, नॉर्मलाइज मार्क होते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट इसका मिलेगा, तो इतना कैलकुलेटिव करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी तो अगला सवाल करते हैं। यदि x माइनस बाई का 18%, बाई x प्लस बाई का 11% हो तो इसका कितने परसेंट होगा। देखो कितना आसान सवाल है, लिखा था x प्लस का y अपॉन में x माइनस का y बराबर में 18/11, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, x अपॉन में y, 18 11 29 हो गया, 8 से 1 गया तो 7 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया डायरेक्ट निकल के। भैया हम बताए थे अभी 2 दिन पहले आपको x प्लस का y और इधर लिखाओ c अपॉन में d, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, x प्लस का y अपॉन में x माइनस का y और c प्लस का d अपॉन में c माइनस का d, यानी कि इससे इस पर भी जा सकते हैं और इससे इस पर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे इस पर गए। अब यहाँ पर क्या पूछा था, बाई x के कितने परसेंट है, तो देखो बाई कितना हमारा 7 है, x ये 29 है, इसका कितना परसेंट है ये हमसे पूछा गया था। तो 700 बटे में 29 कर देंगे। अब 29 दूनी 58 होता है, तो वहां से तो काम चलेगा नहीं, 58 करोगे तो कितना बच गया, अभी 12 बच गया। तो 29 का टेबल तो याद नहीं है, तो लिख के ही कर लेते हैं, क्या फायदा है इतनी रंगबाजी दिखाने का। 29 दूनी 58 हो गया, तो 10 से 8 गया तो 2 हो गया, और 6 से 5 गया, 1 उतारा लिया, 0 हो गया। अब सबसे बड़ा ऑप्शन में 9 है, तो 9 दूनी 18, 120 से ज्यादा हो गया, इससे छोटा 25, ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पॉइंट में आएगा। फिर 4 आया, 4 दूनी 8, 12 से छोटा लग रहा है, तुरंत गुणा करो, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 3 11, देखो 120 से छोटा है, आंसर लगा दो, बात खत्म। अगला सवाल, एक पुस्तकालय अध्यक्ष को अपनी पुस्तकों को समरूप समूह में सजाना था। वह 9 पुस्तकों के समूह बनाता है, लेकिन 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। वह 10 पुस्तकों के समूह बनाने का प्रयास करता है, फिर भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। जब वह 36 या 30 पुस्तकों के समूह बनाने का प्रयास करता है, तब भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। उसके पास पुस्तकों की न्यूनतम संख्या क्या है। देखो कहने का मतलब ये 9, 10, 36 या 30, या 30 बोला, 36 रख लो या 30 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब ये इसमें एक छोटा ऐसा नंबर होगा, यानी कि एलसीएम निकाल लो, जिससे क्या होगा कि ये 3 मतलब ज्यादा रह रही होंगी, यानी कि यहाँ से हम देख लेते पहले तो कि 3 घटाकर सबसे हम 3 घटा लेते हैं, तो 120 हो गया, इससे 3 घटाएंगे 180 हो गया, इससे 3 घटाएंगे 150 हो गया, 1 से 3 घटाएंगे तो 210 हो गया।
यानी कि न्यूनतम संख्या पूछी तो सबसे छोटे से चेक करना पड़ेगा भैया। देखो 9 से ये कटेगा, नहीं कटेगा तो हटा दो। 9 से ये कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, 36 से ये कट जाएगा, 30 से ये कट जाएगा, आंसर लगा दो, बात खत्म। समझ रहे ना भाई। देखो ये सारे नंबर थे, इससे अगर रख रहे थे तो 3 3 शेष बच रहा था, तो हमने वो 3 3 जो संख्या इसी में से रही होगी तो हमने वो 3 हटा दिया, उसके बाद सबसे डिवाइड करके देख लिया, जो आंसर होगा वो अंक लगा दिया। अगला सवाल, दो छात्रों ए और बी के प्राप्तांकों का अनुपात इतना है, यदि उनके प्राप्तांकों का योग इतना है तो उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत 60 है, तो परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं। तो सबसे पहले 12 बराबर में दिया था, तो 12 दूनी 24 20 हो गया, तो इधर करेंगे 7 दूनी 14 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 100 आ गया। अब कह रहा था उनके प्राप्तांक के प्रतिशत का औसत 60 है, यानी कि इनके प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है, यानी कि ये टोटल हो गया इनटू में 100, फिर ये टोटल अमाउंट हो गया इनटू में 100 करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस करेंगे, बटे में 2 करेंगे, बराबर में 60, ये हमको दिया गया था। समझ में आई बात, क्या करना है यहाँ पर। 60 दूनी 120 हो गया, और इधर तो 100 कॉमन ले लो, तो ये 240 हो गया, और फिर बराबर में 220 सॉरी 120 x हो गया। तो यहाँ पर 0 से 0, 12 दूनी 24 हो, यानी x बराबर टोटल नंबर कितने रहे होंगे, 200 रहे होंगे। अब देखो अगर इसको डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते तो क्या करते भाई, देखो 12 बटे में x इंटू में 100, ठीक है, ये तो आ गया टोटल परसेंटेज, इसका बटे में 2 करते एवरेज बन जाता, बराबर में 60 हो जाता। यानी कि हम यहाँ पर करते 12 बटे में x इंटू में 100 बराबर में 120 हो गया, यहाँ से काटते तो 12 एकम 12, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये x बराबर 10 आया, लेकिन यहाँ पर देखो 12 बराबर में क्या दिया था, 12 बराबर में 240 दिया था, और हमें 10 बराबर निकालना है, तो 12 दूनी 24 हो गया, और 10 बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 20 गुना है, ये भी 20 गुना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बात वही पड़ रही है, किया इसी तरीके से, लेकिन वो सोचने का तरीका अलग हो गया। अगला सवाल, किसी धातु के एक तार को मोड़कर 324 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग का आकार दे दिया गया है, यदि वही तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बंद आकृति का आकार दिया जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो देखो 324 ये क्या था, वर्ग था, तो यहां से अगर हम भुजा निकालेंगे तो 18 हो गई, अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणे में 18। अब ये क्या बनाया गया है, अर्धवृत्त बनाया गया, अर्धवृत्त ये होता है, यानी कि ये 36/7 आर होता है टोटल, ये बराबर में कर दो 36/7 आर, तो यहाँ पर 18 दूनी 36, 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 आ गई आर का मान। अब कह रहा था अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आंसर आ तो चुका है। अब ये 36/r कैसे आया, यही दिक्कत होगी। देखो अगर हम इसका लिखते केवल इतना तो क्या आ जाता, 2πr पूरी परिधि होती, आधी करते तो πr हो गई, लेकिन यहाँ पर ये रेडियस भी परिमाप में जुड़ेगी ना भाई, तार बना होगा ऐसा थोड़ी ना ऊपर ऊपर रह गया होगा, वो तो ये भी लाइन कवर करेगा तभी तो बनेगा, यानी कि इसमें 2r ऐड हुआ होगा, तो यहाँ पर 22/7, और ये r ले लो कॉमन, और ये प्लस में हो जाएगा 2, तो 7 दूनी 14, 14 और 22 36, 36/7 आर, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप, टोटल परिमाप कितना होता है, 36/7 आर। ये मुझे याद है, अगर आप करना चाहो तो कर लो, वरना एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगला सवाल, बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जिससे इतने इतने में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 18 और 13 प्राप्त हो। तो देखो अगर सवाल की भावनाएं समझ गए तो यहाँ पर देखो ये 18 शेष बच रहा था, हम यहाँ से हटा दे रहे, 12 से 8 गया तो 4 बच गया, 3 से 1 गया तो 2 बच गया, 0 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से 13 शेष बच रहा था, हमने इनको हटा दिया, 0 3 से 1 गया 2 गया 2 गया, यानी कि अब ऑप्शन में छोटा सा छोटा नंबर, सॉरी बड़ा सा बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों भुजाओं को डिवाइड कर रहा होगा। समझ गए बात को, तो भाई हम कर ले रहे भाई, 88 अगर रखोगे बड़ा से बड़ा तो ये 220/88 कर देंगे, तो 22 चौक 88 हो गया, तो ये कट पाएगा, पूरा नहीं काट पाएगा, हटा दो। 66 रखेंगे तो 22 तिया 66, ये भी हटा दो। 22 रखेंगे तो 22 कट जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी 44 को चेक करना है, तो यहाँ पर रखा 22 दूनी 44, 2 पंजे 10 कट गया। अब इसको भी चेक कर लो, 2024 अपॉन में हो गया कितना 44, तो 22 दूनी 44 हो गया, इधर करेंगे 22 ने में 198 हो गया, बचा 4, 22 दूनी 44 हो गया, इधर भी कट जाएगा, तो आंसर लगा दो। समझ गए ना, आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। अगला सवाल, तीन संख्या 1 2 3 के अनुपात में है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का औसत इतना है तो पहली और दूसरी संख्या का औसत क्या होगा। देखो दूसरी और तीसरी, तो 3 2 5, 5/2, इसका मान दिया गया था 45, तो ये कितना गुना हो रहा था, 9 गुना हो रहा था, 9 गुना क्यों, 9 दूनी 18 गुना,
ठीक है। अब हमसे पूछा था पहली और दूसरी यानी कि 2 1 3 3 बटे में 2, इनका औसत पूछा, तो इसका भी 18 गुना कर दो, 2 ने में 18 9 तियां 27 आंसर। अगला सवाल, एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 2 बसें इतने की चाल से प्रस्थान करती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहे उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए जिसे 6 मिनट के अंतराल पे वे बस मिलती है। अब देखो ये सवाल ऐसा है, इसको क्या करो, स्टार मार्क करके, जितने भी स्टार मार्क कर सकते हो ये आ सकता है, और इसको नोट कर लो कॉपी में, या तो जहां पढ़ते हो वहां इसका फार्मूला लगा लो। क्या होता है, जो भी टाइम दिया जाता है उनका डिफरेंस, ठीक है, टाइम का डिफरेंस हो गया, बटे में कर देंगे, ये मिनट था इसलिए इसको घंटे में बना दिया, इनटू में हो गई बस की चाल, भाई यही तो डिफरेंस में निकल रहे थे, तो बस की चाल तो 30 थी, बराबर में ये 6 मिनट के अंतराल पे मिल रहा था, 6 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, बटे में 60 हो गया, गुड़े में अब इसकी चाल चाहिए थी तो यस लिख दिया, ये हो गया कितना 10, 8 से 6 गया, ये 8 से 6 गया तो 2 हो गया, 30 दूनी 60, ये 60 से 60 कैंसिल, तो एस बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब आप इसको अपने तरीके से फार्मूले से बना लो। मुझे क्या है कि जैसे ये सवाल है तो मुझे पता है 8 6 का डिफरेंस होता है, बराबर में ये सब लिखा जाता है, तो इस तरीके से डायरेक्ट पता है। अब इसका फार्मूला बता दें कि बस के अंतराल वाला यहाँ पर लिख देंगे, जैसे टी लिख लो यहाँ पर बस का अंतराल, और माइनस कर दो टी, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, यानी कि हम लिख लो, अपॉन में लिख लेंगे, ये टाइम अपॉन में कुछ मत लिखो, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड होगा ना। ये हो जाएगी आपकी स्पीड बस की, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा टाइम, ये लिख लो मैन का, ठीक है, इनटू में कर देंगे, ये स्पीड हो जाएगी किसकी, जो मैन की, ठीक है, स्पीड ऑफ मैन, ठीक है। तो बन गया, यहाँ पर देखो इधर लिखेंगे बस, बस 8 माइनस का 6 हो गया, ये मिनट में था तो घंटे में चेंज, इतना तो अंडरस्टूड होगा। एसबी का मान यानी कि बस की चाल 30 हो गई, ठीक है, और फिर यहाँ पर 6 मिनट यानी कि इसको भी घंटे में चेंज कर लिया, इनटू में इसकी स्पीड हमको निकालनी थी। अब इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाए, तो ये अभी बन गया। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो आप अपने हिसाब से, क्वेश्चन नोट कर लोगे और बार बार इसको देखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल, एक वित्तदाता साधारण ब्याज पर ऋण राशि देने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पर मूलधन की गणना करते समय ब्याज जोड़ देता है। यदि वह 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जोड़ रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी होगी। देखो 6 महीने पे वो ब्याज जोड़ दे रहा है, यानी कि वो चक्रवृद्धि ब्याज पे काम कर रहा है, और अर्धवार्षिक चल रहा है, तो रेट इसकी कितनी होगी 10 हो गई होगी। अब वो कह रहा था ब्याज की प्रभावी दर बताइए। अब यहाँ पर 6 महीने यानी कि वार्षिक निकालेंगे प्रभावी दर, तो यहाँ पर एक चीज बताओ सिंपल सा, यानी कि एक साल में 6 महीने की 2 स्लैब बनेगी, तो फार्मूला 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालने का क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 हो गया, तो यहाँ पर 10 प्लस का 10 प्लस का 10 गुणे में 10 बटे में 100 यानी कि 21%। अगला सवाल, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 30% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाए तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखो 50% अधिक है, अगर मान लो ये 2 है तो ये 3 होगी, तभी तो 50% अधिक हो पाएगा। तो ए की हमें पता लग गई 3 है और बी की हमें पता लग गई 2 है, ठीक है। इनका हमें 30% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, इनकी हमें 40% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। ओवरऑल हमने देखी कि 35% की वृद्धि हो रही, तो 35 की वृद्धि हो रही, इधर 5 कम हो गया, तो यहाँ पर 5 दिए 15 कम हो गया, इधर देखा तो ये प्लस का 5, ये 5 दूनी 10 प्लस का हो गया, यानी कि जो हमने माना है उसमें 5 कम करना पड़ेगा स्पीड में, तो 5 कम कर देंगे, ये तो टोटल आ गया, हमें तो एवरेज निकालना है एक तरीके से, तो यहाँ पर 5 का टोटल कितने थे 5 थे, तो यहाँ पर कम कर देंगे 34%। ये सवाल हमने एवरेज का बना लिया, कुल मिलाकर ये हमने लगा लिया अपने तरीके से सवाल। क्या हुआ है भाई, देखो हमने ये माना 3 और 2, 3 लोगों का एवरेज था 30, 2 लोगों का एवरेज था 40। अब हमने ये निकालना था कि दोनों लोगों को मिलाकर एवरेज कितना होगा, या तो आप डायरेक्ट कर लो 90 कर लो प्लस का 80 कर लो बटे में 5 कर लो, तो 9 8 17 हो जाएगा, बटे में 5 हो गया, तो 5 3 15 हो गया, 2 बचा, 5 को 20, ऐसे कर लो, समझ गए। तो ये अपनी तरफ से डाल लिया सवाल। अगला सवाल करते हैं, किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया और इतने मतों में से 18% अमान्य मत हैं, तो ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं। तो देखो 1 4 1 2 3 4 इतने 0, यानी कि 18% अमान्य है, तो मान्य कितने हैं 82% है। अब इसमें से क्या हुआ 80% मतों का
प्राप्त किया, यानी कि उसने 20% प्राप्त नहीं किया। भाई अब क्या हुआ, टोटल ये 100 बन गए, उसमें से उसने 80% प्राप्त कर लिया, तो 20% तो कोई और ले गया। भाई भाई उसे जानना था कि अगली बार हम बोर्ड ये भी प्राप्त करके रहेंगे। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आ गया, आंसर लगा दो। बाकी तो गुणा भाग कर ही सकते हो। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, गुणे में 14 हो गया, 14 चौकू 56, एक जीरो और लिखना है तो ऐसे लिख लो, 14 चौकू 56 हो गया, 14 छंग 84 और 5, 14 एकम 14 और 8। ठीक है, अगला सवाल। अब ये देखो, ये भी आसान है, लेकिन आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। ये दूर दूर वाले से हमेशा मोहब्बत करते हैं और ये पास वाले एक दूसरे को ताकते ही जागते रहते हैं। तो 1.2 इंटू में 1.2 इंटू में 7.2 बराबर में y इंटू में 4.8 हो गया। अब 12 चौक 48 हो गया, 18 चौक 72 हो गया। ऑप्शन को चाहता कि पॉइंट को वैल्यू दो, नहीं ना, तो फिर क्यों देनी है। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे इतने पर बेचता तो उसका लाभ कितना परसेंट होगा। तो देखो ये डायरेक्ट बनाना है आपको। तो यहाँ पर 10% का लाभ यानी कि 110 बराबर में 660 दिया था, 20% छूट यानी कि 80 बराबर, ये कॉस्ट प्राइस आ गया डायरेक्ट। समझ में आ गई बात। ये 0 से 0, 11 छक्का 66 हो गया, यानी कि 8 छंग 48, ये हो गया। समझ में आ गई ना भैया। मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, हमेशा प्रॉफिट वाला आ जाता है इसके नीचे और छूट वाला पहुंच जाता है इसके नीचे। स्टार्टिंग से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 480 की चीज वो बेच कितने मेरा 570.24। अब इनको रेशियो वगैरह बनाना हो तो बना लो, नहीं बनाना हो तो डायरेक्ट डिफरेंस करके कर लो, बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 हो गया, 2 हो गया और इधर 0 हो जाएगा, 17 से 8 गया तो 9 हो गया, यानी कि इतने का प्रॉफिट ले रहा किस पर, 480 पर, गुणा कर देंगे ये 100 का। तो ये तो 0 से 0 चला गया। अब 8 में किसी का गुणा करना पड़ेगा तो 4 मिलना चाहिए, तो 8 छंग 48 नहीं मिल रहा है, 8 2 64 मिल रहा है, 8 पन्ने 40 हो रहा है। हो सकता है आगे मिल जाए, लेकिन 17 चौकू 68 तक ही पहुंच पा रहे 17 से, और इधर तो 90 के आसपास लिखा है, तो इसलिए काट दो। 8 चौक 32, ये भी काट दो, आंसर आ गया। बाकी कैलकुलेशन करना है भाई, और तो कुछ है नहीं इसमें। अब कैलकुलेशन करते हैं तो 12 चौक 48 हो गया, इधर करेंगे तो 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 6 बच गया, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 हो गया। इधर करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, फिर 4 अट्ठे 32 यानी कि 18.8। अगला सवाल, 120 में से x% घटाने पर वही परिणाम आता है जो 40 में x% बढ़ाने पर आता है। तो 210 का x% 180 के x माइनस 20% से कितना अधिक है। देखो एक बार इसको सीख लो, दोबारा ऐसे सीखने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आंसर आएगा। कह रहा था 120 में से घटाने पर, यानी कि 100 माइनस का x बटे में 100 हो गया बराबर में। अब कह रहा था 40 में इतना ही जोड़ने पर, यानी कि x 100 प्लस का x अपॉन में 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करोगे तो ये कैंसिल आउट, 120 बटे में 40, या तो इनको काट भी लेंगे, चलो अभी इसको काट भी लेंगे, तो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो ये तो 40 हो गया, बराबर में कर देंगे 100 प्लस का x अपॉन में 100 माइनस का x। अब जिनका दिमाग चल गया, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग, समझ लो बात को। अब इसमें क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, युगांतरा अनुपात का नियम लगेगा। तो 3 1 4, 3 से 1 गया तो 2 हो गया, और 100 अपॉन में x हो जाएगा, डायरेक्ट मान निकल आया। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, x बराबर कितना आ गया, 50%। अभी थोड़ी देर पहले समझा के आए थे कि आपको ये देखो नंबर सेम लिखे हैं ऊपर नीचे, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, साइन चेंज है, बाकी आप पीछे देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब यहाँ पर 210 का x%, 210 का x% मतलब 1 बटे में 2 हो गया। 180 का 50 माइनस का 20 यानी कि 30%, तो यहाँ पर 30% कर दो, तो 2 जीरो तो चले गए यहाँ से। इधर करेंगे तो ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 70 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। कह रहा था कितना अधिक है, तो 10 से 6 गया तो 4 हो गया, और 7 से 3, 6 से 3 गया 3 हो गया, बटे में 36 गुणे में 100 कर लो। अब निकटतम पूछा था तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी, तो या तो 4 नेम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 कर दो, तो 25 चौकू 100 हो गया, 25 तियां 75 और 10 85 बटे में 9 हो गया, 9 नेम 81, जैसे ही 9 मिला आंसर। ठीक है, तो मेन कैलकुलेशन ये थी। अगर आपकी, अब देखो आप समझ गए आपको लिखना कितना है, आपने ये सब चीजें देख ली, 120 बटे में 40, या तो ऐसे नहीं लिख सकते तो x 100 प्लस का x 100 माइनस का x बराबर में 120 बटे में 40, ये डायरेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इतना लिखा जाएगा,
तो आप ये चीज समझ लेना, जो ये मैंने बना के लिखा ये नहीं लिखना। फिर जब ये लिखने लगो तो इसकी भी स्टेप से कटिंग कर लेना, आपकी क्षमता के ऊपर है। अगला सवाल, 12,000 को कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर इतनी हो जाती है, वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल रहा होगा कुछ अमाउंट, इसकी पावर में 3, इस तरीके से चीजें चली होंगी। तो सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, 12,000 से 20,736 हो गई। अब क्यूब बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यानी कि 12 को यहाँ से हटा देते हैं। तो 12 एकम 12 हो गया, क्यूब बन गया यहाँ पर। 12 एकम 12, 8 बच गया, 12 सत्ते 84, 3 बच गया, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 9 बच गया, 12 अट्ठे 96। तो ये तो 10 की पावर 3 हो गया, और ये 12 की पावर 3 हो गया। यानी अब देखो इसका क्यूब रूट लेके ऐसा नहीं है कि हम वापस जाएंगे वहां तक, नहीं, अब वो पावर 4 कह रहा था। यानी कि कहने का मतलब है इसमें हमें एक बार 10 का गुणा और 1728 में 12 का गुणा और करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, इसका मान दिया गया था इतना। ठीक है, ये हो रहा था 1,000, यानी कि 1.2 गुना हो रहा था इसका, किसका, इसका पूरे का। तो इसका भी 1.2 गुना हो रहा होगा। और ऑप्शन से तो सारा बन नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा गुणा कर सकते हैं। बाकी अगर 3 की मल्टीपल देखोगे तो हो सकता है मिल जाए, तो आप देख लेना इस चीज को, हम बाकी कैलकुलेशन करके करते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। 12 अट्ठे 96, यहाँ से लगा 9 हो गया, 12 दूनी 24 और 9 33 हो गया, यहाँ से लगा 3, 12 सत्ते 84 और 3 87, यहाँ से लगा 8, 12 कम 12 और 8 20 हो गया। गुणे में कर देंगे, 12 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, यहाँ से लगा 7, 12 3 36 और 7 जोड़ देंगे तो 43, यहाँ से लगा 4 हो गया, 12 सत्ते 84 और 4 88 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। लिखा है कहीं पर ऐसा, आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, अब कैलकुलेशन थी उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता था। अगला सवाल, 14 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप एक आयताकार टैंक से जुड़ा है, जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। मान लीजिए उस पाइप से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी प्रवाहित हो रहा है। पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा। अब इस सवाल को आप बढ़िया सा स्टार बनाकर नोट कर लो, क्योंकि ये कम पूछे जाते हैं। अब कम पूछे जाते हैं तो क्या होता है, दिमाग से इसका निकल जाता है। तो इसको कहीं पर स्टार मार्क बनाकर आपको लिखना और बार बार उसको रिवाइज करना है। तो देखो ये एक पाइप था, बढ़िया सा बेलनाकार है ये ध्यान रखना। तो ये कह रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अगर ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है 1 घंटे में, इसकी रेडियस कितनी होगी भैया, 7 हो गई, क्योंकि व्यास कितना दिया था, 14 दिया था। क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे में तय करता है। तो इसका पूरा हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा 1 घंटे में कितना पानी वो सर्व कर रहा है। यानी कि अगर हम वॉल्यूम लिखें तो पाई पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 7 गुणे में 7 इंटू में एच, यानी कि हाइट हो जाएगी 5 किलोमीटर में। यानी कि अगर 1000 का गुणा कर लें तो ये मीटर में बन गया। ये सेंटीमीटर में था, इसको भी मीटर में बनाना पड़ेगा, तो 100/100 करना पड़ेगा 2 बार में। अब यहाँ पर देखो ये मीटर था, ये मीटर था, हाइट किस में थी, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई में। लेकिन हमें जो वॉल्यूम टोटल चाहिए था वो कितना चाहिए था, 50 गुणे में 44 गुणे में 21 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे तो बटे में 100 इतना। यानी कि हमने एक चीज देखी, जो हमने वॉल्यूम निकाला है उसमें कितना टाइम लगता है, 1 घंटा टाइम लगता है। अब इतना पानी निकालने में भैया, अब ये वही चीज हो गई, अगर मान लो 2 रुपए की चीज मिल रही, 2 चीजें मिल रही 4 की, एक पूछा जाए तो क्या करेंगे, 4/2 करेंगे, भाग कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर करेंगे, यानी कि यहाँ पर 50 गुणे में 44 गुणे में 21, इधर लिख लेते हैं, कहाँ लिख रहा हूँ, 50 गुणे में 44 गुणे में 21 बटे में 100, पूरे के बटे हो जाएगा 22/7, गुणे में 7/100, गुणे में 7/100, गुणे में हो गया 5000। तो ये टाइम निकल के आ जाएगा। बात समझ गए ना, ये हो गया पूरा एक, इसके बराबर ये है तो हम इसके बराबर निकाल रहे हैं। तो इतना तो अंडरस्टूड होगा, बच्चे तो हो नहीं छोटे कि इसको भी हमें अच्छे से बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखो 22 दूनी 44 हो गया, ये तो इसी में गुणा हो जाएगा, तो ये काट लो पहले, ये इससे चला गया, 1 0 ये इधर चला जाएगा। ये देखो 10 तो ऊपर जाना चाहिए था, तो ये 100 नीचे आएगा, तो ये पॉइंट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से ये 7 कैंसिल आउट कर दो। अब देखो बचा कितना है, पूरा पूरा लिख लो 50, या तो ये 0 इससे काट दो, 5 गुणे में 2 गुणे में 21 बटे में हो गया 7 गुणे में 5, तो 5 से 5 7 3 21, यानी कि 3 दूनी 6, हमारा आंसर आ जाएगा 6 घंटे लगे। ठीक है, अगला सवाल, कुणाल से किसी संख्या का 5/6 गुना बताने को कहा गया था, उसने उसे 6/5 से गुणा कर दिया।
उसने जो उत्तर प्राप्त किया भाई वह सही उत्तर से 561 अधिक था। वह संख्या कौन सी थी? हमने संख्या मानी 6 और 5 का एलसीएम यानी कि 30। अगर वो 5/6 से गुणा करता तो 25 आता, और उसने कर दिया 6/5 से यानी कि 6×36 हो गया। हमारे हिसाब से कितना अधिक आया भैया? जोड़ देंगे तो 11 आ गया, इसमें 561 बोल दिया। संख्या हमने 30 मानी थी, तो ये क्या गुना हो रहा था? 55 51 गुना, तो इसका भी 51 गुना कर दो। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है, अकेले बी को उसी काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो ए से 50% अधिक था, यानी कि अगर हम 50% का लिखें तो 1/2 होता है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये कितना होगा? 3 होगा। अब ये एफिशिएंसी का रेशियो आया, अगर हम टाइम का रेशियो लिखते तो अपोजिट हो जाता, 2 और 3 हो जाता। इसका मान दिया गया था 18, तो क्या गुना हो रहा था? 6 गुना। इसका भी 6 गुना कर दो, यानी कि 12 आंसर। अगला सवाल, 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मान बताना था। 72 से मतलब 9 गुणे में 8 का, यानी कि सबसे पहले हमें 7 8 बाई देखना पड़ेगा, ये किससे डिवाइड हो रहा है? तो 8 से करेंगे, तो 8 ने 72 हो गया, बचा कितना? 6 बचा। अब यहाँ पर अगर 4 रख दे तो पूरा पूरा कट जाएगा 8 से, बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि बाई का मान हमें क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब ऑप्शन पकड़ते हैं, तो देखो 7 8 5 x 3 6 3 6 7 8 और ये 4, बाई का तो मान हमने निकाल लिया। तो 9 की डिविजिबिलिटी देखनी, तो 9 के सम वाले पहले तो हटा दो, ये चला गया, 5 4 9 चला गया, 8 7 15 हो गया, 15 और 7 22 हो गया, 22 और 8 30 हो गया। 30 में क्या जोड़ा जाए कि 9 से डिवाइड हो जाएगा? तो 30 9 चौक 36 होता है, यानी कि x बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा? 6। अब इसमें मान रख दो, 6 3 18 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, आंसर होता। अगला सवाल, एक व्यक्ति 50,000 का निवेश उस बॉन्ड में करता है जो प्रथम 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से, अगले 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से और 5वें वर्ष 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 5वें वर्ष के अंत में वह व्यक्ति कितनी धनराशि प्राप्त करता है? अब सवाल की भावनाएं तो समझ ही गए होगे क्या करवाना चाहता है। तो देखो पहले तो 50,000 पकड़ो, ठीक है, 2 वर्ष में तो 104/100, 104/100, फिर अगले 2 वर्ष का ये क्या हो गया था भाई? इंटू में 105/100, इंटू में 105/100, ये हो गया आपका। अगला 10% था तो 111 10/100 हो जाएगा। अब इसमें समझने की कोशिश करना, हमारे साथ फेवरेबल कंडीशन ये थी, ठीक है, ये हमें पता लग जाए कि कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा, और ये पता लग जाए कि हम इसमें से क्या यूनिट डिजिट ला सकते हैं। हमारे पास 2 ही तरीके हैं। तो सबसे पहले तो ये हटाया हमने, ये 4 0 चले गए। अब ये 0 तभी हट सकते हैं, पहले तो इनको हटाना पड़ेगा, तो इसका गुणा किया इसमें, 5 चौको 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। इधर करेंगे ये 15 7 5, जब तक ये 5 रहेगा तब तक आप कुछ नहीं बना पाएंगे, और जैसे ही 5 हटा वैसे ही काम हो जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे पहले तो, 11 की अगर मिल जाती है किसी भी 2 ऑप्शन में तो उसके बाद यही तरीका है, आपको करना पड़ेगा। तो 15 का आया, 15 का इसके साथ चिपका दो और 104 के साथ 15 चिपका दो। उसके बाद बचेगा क्या? 7 गुणे में 7 गुणे में 110 बचेगा, ठीक है। तो ये हमको करना पड़ेगा। तो 15 दूनी 30 किया, 0 15 दूनी 30, 15 पना 75 और 3 78, 15 चौकू 60 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया, तो 6 लिख दो, 15 एकम 15 हो गया। अब यहाँ पर देखो कुछ भी बचा है? नहीं बचा है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट पे काम कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या कर लेंगे कि जितना कट रहे हैं 100 उतने पे हम काम कर लेंगे। तो सबसे पहले 100 ही काट लें तो ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो ये 0 से 0 चला गया, ये 0 दोनों इससे चले जाएंगे, यानी कि पॉइंट 2 के बाद आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो चले गए, क्योंकि हमें 2 नंबर के बाद पॉइंट चाहिए, 0 का पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं होता है। अब क्या बता यूनिट डिजिट, तो देखो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 6 सत्ते 42, 2 एकम 2, आंसर लगा दो, बात खत्म, ठीक है। कहीं ना कहीं तो फेवरेबल कंडीशन थी, नहीं होता तो कैलकुलेशन करनी पड़ती। अगला सवाल, कोई वस्तु 810 में बेचने पर इतने का लाभ अर्जित किया जाता है, वह वस्तु इतने में बेची जाए तो लाभ हानि परसेंटेज क्या होगा? अब देखो ये रहा होगा कुछ 12.5% का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि 112.5 का हो गया। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में निकाल लेंगे, पता लग जाएगा 100 से कितना कम ज्यादा है। तो 810 का तो मान दिया गया था 112.5,
हमें 630 पर मान निकालना था कि कितना आएगा। पहले तो 0 से 0 कट चला गया। अब यहाँ पर करेंगे तो 9 सत्ते 63 हो गया, 9 नेम 81 हो गया। इधर करेंगे तो 9 एकम 9, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 7 पंजे 35 हो गया और 12 सत्ते 84, 84 और 3 87 हो गया। अब एक चीज बताओ, ये कितना 100 से कम हो रहा है, 12.5% और कम हो रहा कि ज्यादा? कम। तो क्या हो जाएगा, ये हानि हो जाएगी। अगला सवाल, कोई धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दी गई। यदि यह x + 2% दर पर दी गई होती तो 108 अधिक अर्जित होता। निवेश की गई धनराशि क्या हुई? देखो साधारण ब्याज पर, यानी कि अगर हम यहाँ से देखते तो रेट कितनी बढ़ गई, 2% बढ़ गई। और कितने टाइम के लिए बढ़ी भाई? 2 वर्ष के लिए, यानी कि इतना ही तो ज्यादा हमें ब्याज मिल जाता है। इसका मान दिया गया था 108। 100 का मान निकालना था, यानी कि इसका क्या गुना हो रहा था? 25 25 अट्ठे 200, यानी कि 00, 25 से कम 25, 2 27। आंसर आ गया। अगला सवाल, 400 मीटर और 350 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर ट्रैक पर जा रही हैं, एक ही दिशा में चलते। तुरंत तीर बना लो, क्योंकि बड़े सवाल में ये बार बार दिक्कत होता है। तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को 75 सेकंड से पार कर जाती है। वे विपरीत दिशा में पूर्व की ही चाल से चलते हुए, देखो आप विपरीत की बात कर रहा, दूसरी कंडीशन में 15 सेकंड में पार कर जाती है। उन रेलगाड़ियों की चाल में अंतर कितना है? तो पहली कंडीशन में क्या है, दोनों की, देखो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो दोनों को जोड़नी पड़ेगी, तो 750 और ये 750 हो गया। अब ये डिस्टेंस आती कहते कैसे है? हम स्पीड इंटू में टाइम कर दे तभी तो आती है, वैसे तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसके बराबर करते तो क्या बनता जाके हमारा? एक चीज बताना भैया, 1 सेकंड रुकना। 75 तो टाइम हो गया। अब ये दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही थी, यानी कि स्पीड दोनों की घट जाती। अब अगर हम इसके बराबर लिखते तो 15 सेकंड में और चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। बात समझ में आई कि बात नहीं आई? तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, जिससे हमें रेशियो पता लग जाएगा कि क्या आ रहा है। हमें बराबर तो करना पड़ेगा। देखो इस सवाल का करने का तरीका ये होता है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये चीजें डायरेक्ट लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो 75/15 पूरा लिख ही दे रहे हैं। बाद में कोई सोल्यूशन पीडीएफ देखेगा कंफ्यूजन हो जाएगा। 15 पना 75 हो गया। आप कंपोनेंट और डिविडेंड हो, 5 1 6, 5 से 1 गया तो 4 हो गया, बराबर में A/B हो गया। समझ गए होगे कैसे आया? ये 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि स्पीड का रेशियो निकल के आ गया। अब क्या बचा? कुछ नहीं, आंसर निकालना था। 750 बटे में 3x और 2x माइनस करेंगे तो x हो जाएगा। बराबर में कितने में मिल रहे थे? 75 में मिल रहे थे। यहाँ पर कितना आ गया? x बराबर में 10 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो x का मान तो निकाल चुके। समझ में आई बात की नहीं आई भैया? यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ये स्पीड निकाल ली, ये बन गया 3x, ये बन गया हमारा 2x। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो x आ जाएगा, इसी का मान निकालना है। और इसी की चाल से हम विपरीत में चल रहे थे, यहाँ पर हमने मान रख दिया तो उसका मान 10 निकल के आया, तो डायरेक्ट आ गया। अगर मान लो डिफरेंस और कुछ आता, 2x आ रहा होता, तो इसमें 2 गुणे में 10 कर लेते। तो इतना तो अंडरस्टूड होगा। अगला सवाल, अकेले कार्य को करते हुए ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिन कार्य करने के बाद ए ने यह कार्य छोड़ दिया और तब शेष काम को अकेले बी ने 32 दिनों में पूरा किया। एक साथ मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक चीज जान लो कि ए काम कर रहा है अगर x दिन में, बी काम कर रहा है 22 दिन में। तो अगर पूछा जाए दोनों कितने दिन में करेंगे तो एलसीएम वगैरह नहीं, डायरेक्ट x इंटू में बाई, x प्लस का y कर दिया करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बी ने काम किया है वो काम कौन सा था? वो ए ने जो छोड़ दिया था। ए ने 30 दिन का काम था, 10 दिन का कर दिया, तो ए का 20 दिन का काम बचा है। यानी कि ए का 20 दिन का काम, वही काम बी ने किया 32 दिन में। समझ में आ गई बात कि नहीं आई आपको? अब क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखो 4 लिख लो तो 5 बचा, यहाँ पर 8 बचा। 8 5 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 8 के साथ 40 यानी कि 160 आ जाएगा। 4 चौको 16। ठीक है, तो यहां से किया तो 8 इफिशियंसी, यहां से करेंगे तो 2 पंजे 10, 5 इफिशियंसी। टोटल वर्क लिखेंगे तो 8 की इफिशियंसी से टोटल 30 दिन काम कर रहा था, यानी कि 240 टोटल वर्क आ गया। अब दोनों को मिलकर करना था तो 8 5 13 हो गया, यानी कि यहां से करेंगे तो 13 एकम 13 हो गया। बचा कितना है? 11 बच गया। 13 अट्ठे 104 हो गया, यानी कि 6 बच गया। बटे में 13 कर दो आंसर। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं लगा फार्मूला, इसलिए नहीं बताया, नहीं तो ये सोच रहे हो ये क्यों बताया फिर। ये इसलिए बताया कि ये काम में आती हैं चीजें। चलो फिर अगला सवाल, 10 से 59 तक की संख्याओं में से 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इकाई अंक बोल दिया ना, तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया।
अब यहाँ पर देखो 10 के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 के बाद 22 आ जाएगा, 22 के बाद 32 आ जाएगा, 32 के बाद 42 आ जाएगा, 42 के बाद 52 आ जाएगा। अब इसके अलावा इकाई में किसी का 2 अंक आता है क्या, नहीं आता ना, तो वही तो हमें करना था। अब ये कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 बटे में टोटल नंबर कितने हैं, 59 से 10 घटाएंगे। भाई नंबर कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे में डिफरेंस, 10 11 12 13 एक एक का डिफरेंस रहा होगा प्लस का 1, तो इनका डिफरेंस 9 हो गया, 5 से 1 गया 4 प्लस का 1, यानी कि टोटल 50 नंबर रहे होंगे। वैसे भी देख सकते थे। अब बटे में 50 गुणे में 100 कर देंगे तो 5 एकम 5 हो गया, ये 10% आ गया। अब ये 10% आ गया, एक चीज बताओ, 7 भी तो सेम रहे होंगे तो 20% कर दो ना। भाई आप कैसे लिखोगे, 17 लिखोगे, 27 लिखोगे, 27 के बाद 37 लिखोगे, 47 लिखोगे, 57 लिखोगे, तो 1 2 3 4 5 हो गए। तो इस तरीके से आंसर आ गया। अगर वो कह देता दो, जितने भी 2 आते हैं, तब फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता, तब फिर करना पड़ता। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। यदि 44 सेंटीमीटर क्यूब सोना से 1 mm व्यास वाला तार बनाया जाता है तो उस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो इसका वॉल्यूम होगा वो तार के वॉल्यूम के बराबर होगा। तार कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, तो बस पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 1/2, 1/2 हो गया, इनटू में हाइट हो गई हमारी। तो यहाँ से 22 दूनी 44 हो गया, 7 दूनी 14, चौकू 56, यानी कि हाइट आ गई। अब यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर हम चेंज करते भी, ज्यादा ज्यादा 100 से डिवाइड करते, 1000 से डिवाइड करते, 10,000 से डिवाइड करते, पॉइंट का ही तो फर्क पड़ता, लेकिन ऑप्शन चाहता ही नहीं कि हम करें उसका यूज। बस आपको पता होना चाहिए, अगर 1 mm से अगर हमें जाना है किस पर, मीटर में, तो 1/1000 मीटर होंगी। अगर हमको जाना हो क्या, सेंटीमीटर से अगर हमें जाना हो तो 1/100 हो जाएगा। समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्यूब था तो सॉरी, यहाँ पर मीटर करो, यहाँ पर क्यूब था तो यहाँ पर डिवाइड 3 बार हो जाता, क्योंकि क्यूब था तो 3 बार होगा ना, वैसे तो 1 ही बार होता। समझ गए होगे आपको कितना सोल्यूशन करना था। अगला सवाल, 5 घंटियां अपने आप क्रमशः इतने इतने और इतने मिनट के अंतराल पर बजती हैं। घड़ियों के पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे में एक साथ वे कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले ये हर बार अपने एलसीएम पर बार बार से एक साथ बचेंगी, तो सबसे पहले काम क्या होना चाहिए था हमारा, एलसीएम निकालना। एलसीएम 120 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 10 हो गया, 15 8 120 हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, और ये 12 हो जाएगा। अब इनमें देखो कुछ भी कॉमन हो रहा है, देखो अगर इसको लिखोगे 3 पंजे 15 हो रहा, तो 3 इसमें नहीं आ रहा, तो एलसीएम हमारा 120 आ गया, यानी कि वो 120 मिनट के अंतराल पर हर बार बजेंगी। यानी कि यहाँ से एक बार बजी होंगी, फिर 120 अंतराल पर फिर बजेंगी, फिर बजेंगी, फिर ऐसे करके चलेगा। तो 12 घंटे आया, 12 घंटे में 60 का गुणा करेंगे, बटे में 120 करेंगे, तो ये 2 बार चला गया, 2 छक्के 12, तो कितनी बार बजी होंगी, 6 बार। अगला सवाल, ए और बी वेतन क्रमशः इतने अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वेतन इतना बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। एक ही वर्तमान कितना है। देखो दोनों में बराबर वृद्धि हुई, यानी कि 3 से 6 पर, 3 से 5 पे जाते कितनी की वृद्धि हो रही, भाई इससे रेशियो से इस पर जाते तो 2 की वृद्धि, और 5 से अगर 6 पर जाते तो 1 की वृद्धि हो रही। रेशियो तो बराबर नहीं है, कहने का मतलब समझो, ये था और ये था, इसमें कितने की वृद्धि हो रही, 1 की, इसमें कितने की हो रही, 2 की हो रही, लेकिन वो तो कह रहा था समान वृद्धि होती है प्रत्येक में, तो इसका मतलब हमारा रेशियो गड़बड़ लिखा है। इनका डिफरेंस 5 से 3 गया, 2 गया, इनका डिफरेंस 6 से 5 गया, 1 हो गया, डिफरेंस बराबर होना चाहिए था, तो इसमें 2 का गुणा, तो नया रेशियो 3:5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12। अब इनमें डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 7 का, इसमें भी 7 का हो गया, तो 7 बराबर हमको दिया गया था 70,000, यानी कि 70 के। हमसे ए का वर्तमान वेतन पूछा था, यानी कि वर्तमान जो, अच्छा 3 का मान, कोई बात नहीं, 7 बराबर 70 के, 3 बराबर 30 के, आंसर। अगला सवाल, एक परीक्षा में एक छात्र के प्रति प्रश्न पत्र औसत प्राप्तांक इतने थे। यदि वह भूगोल के अपने प्रश्न पत्र में 21 अधिक अंक और इतिहास के प्रश्न पत्र में 7 कम अंक प्राप्त पाया होता तो उसके औसत प्राप्तांक 69 होते। परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 67 था, ये 69 था, ये यहाँ पर कितनी की बढ़ोतरी हुई, 2 की, यानी कि एक प्रश्न पत्र पर 2 की वृद्धि हुई है। एवरेज का मतलब प्रत्येक होता ना, यानी कि हमने ये देख लिया 2 की वृद्धि 1 पर हो रही है। अब वो ये कह रहा है कि 21 अधिक अंक, इतिहास के प्रश्न पत्र में 7 कम अंक, यानी कि कुल मिलाकर कितने अधिक अंक, 21 से डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर इतने किस्में अधिक हो रहे होंगे, तो यही तो निकालना था।
1/2 गुणे में 14, यानी कि 2 सत्ते 14 हो गया। बस आंसर आ गया। समझ में आ गई बात ना भाई। देखो 2 की वृद्धि टोटल हो रही थी एवरेज में, तो वो कितने पर, 1 लोगों पे हो रही थी। एवरेज का मतलब यहाँ पर भी औसत है, यहाँ पर भी। अब वो कह रहा था 21 अधिक 7 कम, यानी कि टोटल वृद्धि 14 की। तो भाई हमने निकाल ली कि टोटल 14 की वृद्धि कितने लोगों में होगी, 7 लोगों में। अगला सवाल, 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो संख्या का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। तो सबसे पहली बात देखो, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है तो 9 जोड़ दिया जाए, तो 9 अगर इसमें जोड़ते हैं तो 9 4 13 हो गया, 43 हो गया, अंक पलट गए। इसमें 9 जोड़ते तो 52 अंक कहीं पलट रहे, इसमें 9 जोड़ते तो कहीं अंक पलट रहे, इसमें 9 जोड़ देते 9 6 15 हो जाता है, यानी कि 35 अंक पलट रहे, नहीं पलट रहे। एक ही तो संख्या मिल रही थी, तो क्या ही करना था। अगला सवाल, एक वर्ग की भुजा मापने में 5% अधिक की त्रुटि हो गई, उस वर्ग के परिकलन क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत क्या होगी। तो कुछ नहीं होगी भाई, 5 प्लस का 5 प्लस का 5 गुणे में 5/100, यानी कि 5 5 10 हो गया, 10.25 आंसर आ गया। भाई इसमें क्या हुआ है भाई, प्रोडक्ट वाला सवाल है, ए स्क्वायर यानी कि 2 बार वृद्धि हो गई होगी, तो ए प्लस का ए प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का ए बी अपॉन में 100 होता है। अब 5 की वृद्धि होगी 2 बार, तो प्लस 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 हो जाएगा, 5 गुणे में 5/100, यही तो करना था। अब बेसिक से बनाने जाओगे तब टाइम लग जाएगा। अगला सवाल, ए बी से 48% अधिक है, सी ए बी के योग से 60% अधिक है, ए सी से कितना परसेंट कम है। तो देखो ए बी से 48% अधिक है, तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं, यानी कि 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 7 5 12, हासिल लगा 1 हो गया, 4 2 6 हो गया। अब क्या कर रहा था, सी इनके योग से 60% अधिक है, यानी कि 160/100, ठीक है। ए का मान कितना था, 37 है, ए सी से कितना प्रतिशत कम। तो बस इसको करते हैं भैया सवाल। अब यहाँ पर सबसे पहले तो रेशियो बना लेते हैं, पहले तो ये 0 से 0 कट गया, उसके बाद 16 दूनी 32 हो गया, 16 छक्का 96 और 3 99 हो गया। इधर कर देंगे तो ये 370 हो गया। कितना कम हो रहा था, 2 कर देंगे, 9 से 7 गया तो 2, 9 से 3 गया तो 6, इतना कम हो रहा था। और इसमें क्या करते, भाग करते 992 से और 100 का गुणा कर देते, तभी तो परसेंटेज बनता। ऑप्शन का सारा लो, सबसे बड़ा 6 लिखा, तो 9 छक्का 54, 62 से छोटा हो रहा, गुणा कर लो। 6 दूनी 12 हो गया, 6 ने में 54 हो गया, 54 1 55 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया, 6 में 54 और 5 59 हो गया, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 11 से 5 गया तो 6 हो गया, 11 से 9 गया तो 2 हो गया। उतारा ले लेंगे किसका, 0 का। अब यहाँ पर देखो दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्या, पहले तो ये तो काट ही दो। अच्छा 7 भी था, 7 भी चेक कर लेते, 9 7 63 हो रहा था, 62 से बड़ा हो रहा था, इसको यहाँ से काट दो। सबसे पहले बड़े से ही चेक करना, अगर छोटे से करोगे तो आपकी मजबूरी होगी बड़े से चेक करना। क्योंकि देखो अगर मान लो 8 लिखा है, इसे हमें 2 से डिवाइड करना, 4 से करना है। अगर आपने 2 से कर लिया, आंसर मार दिया तो गलत हो गया, क्योंकि वो बड़े से बड़े नंबर हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से 4 से करना है ना, तो ये ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि 2 से फिर करना पड़ेगा। ये एक जनरल बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी गणित लगा के कुछ सोचने लगो। तो सबसे बड़ा हम चेक करते हैं, इसलिए बाद में क्या होता है, जब बड़ा ही मिल गया तो छोटा नहीं चेक करना पड़ेगा, छोटा चेक करोगे तो बड़ा जरूर चेक करना पड़ेगा। अब इन दोनों में देखो सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे 7 लिखा है, अब 7 करेंगे तो 9 7 63। तो यहाँ पर एक चीज देखो, अगर 900 ही लिखा होता तो 9 7 6300 आता, यहाँ तो 2680 है। आंसर लगा दो, बात खत्म, 2 ही बार भाग जाएगा। अगला सवाल, एक दवा भंडार अपनी दवाओं पर 18% की छूट देता है, वह कम हुई कीमत पर और 3% की छूट उन ग्राहकों को देता है जो ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करते हैं। यदि कोई ग्राहक 1200 कीमत वाली दवाएं खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करता है तो उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। अब देखो सबसे बड़ी चीज बताएं, सवाल को देखते ही मेरी सबसे पहले निगाह ऑप्शन पे ही जाती है। खुश हो गया ना दिल, बस बात खत्म हो गई भाई। 1200 की चीज 12 में गुणा कर दिया, 18 की छूट 82 हो गई, 3 की छूट 97 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यूनिट डिजिट 8 मिल गई, बात खत्म, आंसर आ गया। अब इसमें जरूरी थोड़ी ना पूरा गुणा भाग करो भाई, 82/100 करो, 97/100 करो, तो इससे क्या मतलब है, आपको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे क्या? लेकिन ये कर तभी पाओगे जब कॉन्फिडेंस में होगी।
यानी कि आपने पहले इस पर मेहनत कर रखी होगी। अब देखो गुणा करने के भी तरीके होंगे। देखो इसमें इसका गुणा कर लोगे, पहली बार 12 में 82 का गुणा कर लोगे और यहाँ पर 100 माइनस का 3 कर दोगे। यानी कि जो भी गुणा करके आएगा उसमें एक बार 100 का गुणा, जो भी आएगा उसमें से इसमें 3 का गुणा करके हम घटा देंगे तो आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। ये इसलिए बता दिया, बाई चांस 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट होती तब भी तो तरीका पता होना चाहिए ना। अब ये नंबर दिए गए थे, कौन सा न्यूनतम भिन्न जोड़ा जाए ताकि योगफल पूर्णांक हो जाए। ये पिछली भी शिफ्ट में आ चुका है। तो सबसे पहले 3 प्लस का 2 बटे में 3 प्लस का 6 प्लस का 7 बटे में 12। अब ये लिख के दिखा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट जोड़ देना था इनको, यानी कि जो नंबर ये लिखे हुए हैं, बाकी भी हम बता देते हैं। ये 36 हो गया प्लस का 7 बटे प्लस का 1 बटे में 12 हो गया। अब नीचे हर जगह 36 बना लें क्योंकि आसानी रहेगी। पहले तो इनको जोड़ लो, 6 3 9 9 4 13 13 और 7 20 हो गया। प्लस में यहाँ पर करेंगे तो ये 12 3 36 हो जाएगा, इधर भी 12 हो गया। फिर यहाँ पर 3 का गुणा तो इधर भी 3 का गुणा, इधर तो 36 है ही, यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ पर भी 3 का गुणा। अब इनको क्या करेंगे भैया, जोड़ लेंगे, यानी कि 24 प्लस का 21 प्लस का 9 प्लस का 3 बटे में 36 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो गया, 9 5 14 14 और 3 17 हो गया। यहाँ से लगा 1 3 2 5 हो गया, 57 बटे में 36 आ गया। 7 5 12 6 3 9, कहीं ना कहीं 3 से कट रहा है। 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 नेम 27 हो गया। अब इसको करेंगे तो 12 लिखना पड़ेगा, या तो ये समझो, ये तो हमारा पूर्णांक लिखा ही था ना, तो 19 बटे 12 में जोड़ने पर हमें पूर्णांक मिल जाए। तो सिंपल सा हमें एक ही ऑप्शन दिख गया बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये 5 बटे में 12 करेंगे तो 9 5 14 हो गया, यानी कि 24 बटे में 12 और फिर यहाँ पर काटा तो ये पूरा पूरा पूर्णांक मिल गया। बात खत्म। आपके बहुत सपोर्ट से हम लोगों ने पूरे निपटा लिए। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान रहा। आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे चल पाए भैया। देखो मेरा तो सिंपल सा फंडा रहता है, 20 लोग देखें लेकिन प्रॉपर देखें, उसका रिजल्ट निकल के आए, उनको लगे हाँ मॉक टेस्ट देते हैं तो टेक्निक से थोड़ा बहुत आराम मिलता है। अब एक चीज ध्यान रखना, स्टेप्स कटिंग बहुत कैलकुलेशन का मेन पार्ट होता है। स्टेप्स कटिंग करना कैलकुलेशन का मेन पार्ट होता है। बाकी तो स्क्वायर याद करना, मल्टीपल आपके फास्ट होने चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, ये तो है ही पार्ट। इसके अलावा स्टेप्स कटिंग आप देखते हो हम करते हैं ना, मोस्टली कैलकुलेशन करने जाओ तो उसमें टाइम लगेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी मेरी तरफ से पूरा पूरा बेस्ट ऑफ लक है, आप लोग अच्छे से रिविजन कीजिए। और दूसरे चैनल पर आपको मॉक टेस्ट का मिलता जाएगा, ओले बोर्ड का भी अब करेंगे हम लोग कोशिश, ओले बोर्ड को भी मिल जाए और RWA का भी मिल जाए। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन करके रखिएगा। वैसे तो मैं ये सब चीज़ें बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ आपके प्रॉफिट के लिए है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। मैंने वो बनाया इसलिए कि कॉपीराइट की वजह से, अगर बाई चांस उस चैनल पर कॉपीराइट आ गया तो फिर इस पर आ गया, तो ये तो बहुत मेहनत से बनाया है, इतने लोग जोड़ पाए आप लोग, तो फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि अलग ही रखो उसको, अगर कॉपीराइट आता भी तो बच जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। बाकी आप लोगों का कोई सजेशन हो, फिर भी अगर किसी सवाल में कोई डाउट हो तो 991929 और 9919293977, तो इस पर आप क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे टेलीग्राम पर। अब कॉल वगैरह ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि उठने वाली तो है नहीं। जैसे ही मैं देखो एक फ़ोन है उसमें सिम 1 सिम 2, जैसे देख लिया सिम 2 में आ रही तो मैं तो उठाता नहीं हूँ। अगर हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है, बात तब करते हैं जब टेलीग्राम पे हमारी बात हो जाएगी कि ये प्रॉब्लम है, मुझे जेन्युइन लगता है तो मैं करता हूँ, नहीं तो वॉइस चैट करके हम टेलीग्राम पर ही भेज देते। तो कोशिश करना DM करना। बाकी आप लोगों का सजेशन कमेंट में ज़रूर रही करना। और देखो अच्छा लगता है, कमेंट वगैरह आते हैं अच्छे तो अच्छा लगता है, बाकी आगे और मोटिवेशन मिलता है। हाँ ठीक है करो, किसी को तो हो रहा ना फायदा। क्या ही दुनियादारी से पंचायत, अपना काम निकालो, नौकरी लो और मौज करो, क्या ही मतलब है दुनियादारी पंचायत से। बाकी आप लोग देखो मन से पढ़ते रहिए, कंपटीशन बहुत अच्छा लेवल का हो चुका है, ये तो सभी को पता होगा, कट ऑफ अच्छे लेवल की जाने लगी, तो मेहनत आपको उसी लेवल पर करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो बातें बहुत हो गई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।